नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक निगाह डालते हैं। ललित मोदी के मसले पर बीजेपी में बढ़ा अंदरूनी विरोध। कीर्ति आजाद के बाद आरके सिंह ने उठाए सवाल। कांग्रेस का कल से राजस्थान में हल्ला बोल अभियान। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर पीछे नहीं हटेगी केंद्र सरकार। वित्त मंत्री ने कहा, राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिलने पर बुलाया जाएगा संयुक्त सत्र। आर्थिक सुधार के लिए बताया जरूरी। अल्टीमेटम के बावजूद काम पर नहीं लौटे 15,000 रेजिडेंट डॉक्टर। लिखित आश्वासन की मांग और दिल्ली सरकार ने लगाया एस्मा। एआईपीएमटी की परीक्षा 25 जुलाई को पेपर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कराने का दिया था आदेश। 6 लाख से ज्यादा छात्रों को राहत। लखवी की रिहाई पर संयुक्त राष्ट्र में भारत को नहीं मिला चीन का साथ। भारत ने काबुल हमले के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। यूएन में रखा पक्ष। और अब पहली खबर। ललित मोदी को मदद के मसले पर बीजेपी में अंदरूनी विरोध बढ़ गया है। कीर्ति आजाद के बाद अब पार्टी सांसद आरके सिंह ने ललित मोदी को मदद पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के साथ खड़ी दिख रही है। इसके बाद कांग्रेस ने दोनों ही के इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। बिहार के आरा से बीजेपी सांसद आरके सिंह ने ललित मोदी को भगोड़ा करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसी फरार व्यक्ति की मदद करना कानूनी और नैतिक रूप से गलत है। आरके सिंह ने यह भी कहा कि सरकार को ललित मोदी को कानून का सामना करने के लिए वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। कि मेरा तो मानना है साफ कि वो भगोड़ा है। उसका पासपोर्ट रद्द हो गया, उसको हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, उसको अपील होना चाहिए, उसको वापस लाना चाहिए। ही शुड बी मेड टू फेस ट्रायल। अगर भगोड़ा को मदद करता है कोई भी व्यक्ति तो गलत है, ये कानूनन गलत है, मॉरली भी गलत है। आरके सिंह का यह बयान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मामले में पार्टी लाइन से अलग है। लिहाजा बीजेपी इसे लेकर असहज जरूर महसूस कर रही है। पार्टी ने अभी तक ललित मोदी को मदद के मामले में इन दोनों नेताओं का बचाव किया है। हम मानते हैं कि कोई गलती उन्होंने की नहीं, ना सुषमा जी ने ना वसुंधरा ने कोई गलती की नहीं। कि उनको कोई पर्सनल भी हो, उन्होंने जो उनको जो ठीक लगा वो सुषमा जी को एक बीमार व्यक्ति की जरूरत के लिए उसका उन्होंने इस पे एक्शन किया। लेकिन पूर्व गृह सचिव आरके सिंह के इस बयान से केंद्र पर लगातार हमले कर रही कांग्रेस के आरोपों को बल जरूर मिला है। कांग्रेस ने सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने इसके लिए बुधवार से हल्ला बोल अभियान चलाने का ऐलान किया है। कल हम लोग जयपुर, जो प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। हम विरोध मार्च निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री जी के मांग को लेकर जनता के सामने जाएंगे। और निरंतर जब तक इस्तीफा नहीं देती हैं तब तक हम इस प्रेशर को, इस प्रोटेस्ट को, धरने को लगातार बनाए रखेंगे। इस बीच राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने वसुंधरा राजे को क्लीन चिट के लिए नितिन गडकरी के पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह और ललित मोदी के बीच 11 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के मामले की जांच जारी रहेगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस बीच काले धन की जांच कर रही एसआईटी ने प्रवर्तन निदेशालय से ललित मोदी के मामले में हो रही जांच की रिपोर्ट मांगी है। ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। ईडी इन मामलों की जांच कर रहा है। हालांकि लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे ललित मोदी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते रहे हैं। और आज इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, जिस तरह से पार्टी में दो नेताओं की एक के बाद एक राय सामने आई, एक तरफ वो धड़ा है नितिन गडकरी और तमाम लोगों का जो बार बार ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर अगर कोई चीज़ की गई है, मदद की गई है ललित मोदी की, तो वो गलत नहीं है। और सुषमा स्वराज हों या वसुंधरा राजे, पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो कीर्ति आज़ाद हो, चाहे वो आज आरके सिंह हो। क्या ये पार्टी में रिफ्ट की तरफ इशारा करता है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पार्टी में इसको लेकर के एक भ्रम की स्थिति तो है। जो आज आरके, में कीर्ति आज़ाद की बात को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन आरके सिंह जो भूतपूर्व गृह सचिव हैं और इस समय सांसद हैं, उनका ये कहना कि ललित मोदी जो कि एक भगोड़ा है, उसकी मदद यदि कोई भी करता है तो वो गलत काम है, मॉरली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली भी।
दोनों तरीके से। लेकिन इसमें जो आप देखिए ना, इसमें पूरा भटकाव आ रहा है पूरे मामले में। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर नहीं, एक बात मैं इसको और स्पष्ट करना चाहूंगी, अगर आर.के. सिंह ये कह रहे हैं, जो कि गृह सचिव रहे हैं, जिनको कानून की बेहतर जानकारी होगी हम समझते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये लीगली और मोरली अगर उनकी मदद को गलत ठहरा रहे हैं, तो फिर पार्टी उसे जायज कैसे ठहरा रही है? अभी पार्टी के नेता आर.पी. सिंह का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर मदद की गई तो ये जायज है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, पार्टी के किस बड़े नेता ने सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, गडकरी को छोड़ करके, नितिन गडकरी जिन्होंने कल वसुंधरा राजे को क्लीन चिट देने का काम किया, उसके अलावा किसी बड़े नेता ने। अब कैन यू बिलीव कि बीजेपी अपना बचाव आर.पी. सिंह और दूसरे मतलब ऐसे दूसरी लाइन के प्रवक्ताओं से करेगी ऐसे मामले पर? नहीं, लेकिन राकेश जी, तब तो फिर ये सवाल उठता है कि जो विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ें और देश को जवाब दें, तो फिर तो विपक्ष की मांग जायज है कि कोई बड़ा नेता सामने आए, पीएम सामने आए और जवाब दें कि क्या गलती हुई है, क्या सही हुआ है। प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं, उनके इस विशेषाधिकार को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये प्रधानमंत्री, अब पूरी बात मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, किसी ने वो 46 पेज का बयान जो ललित मोदी ने FTT या लंदन के आव्रजन ट्रिब्यूनल को दिया है, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। लेकिन एक बात स्पष्ट आई है वसुंधरा राजे के बारे में कि उन्होंने उसके पक्ष में ये जानते हुए भी कि वो कानून से बच करके भाग रहा है, ईडी उसके खिलाफ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके खिलाफ जांच कर रहा है, इसके बावजूद उन्होंने शपथ पत्र दिया, ये बात पकड़ी जाती है, जिसका खंडन किसी ने नहीं किया। इसका खंडन किसी कांग्रेस की दूसरी पंक्ति का जो मदद है वो ठीक है और वसुंधरा राजे की मदद ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, और वो प्रश्न बहुत, जिसका जवाब आज तक कहीं से नहीं आया है, कि श्रीमती सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर की, एक सरकार की, विदेश मंत्रालय की नीति के अंतर्गत की, या व्यक्तिगत स्तर पर की? इस बात का जवाब सुषमा स्वराज जी को देना चाहिए और देना पड़ेगा अंततः, क्योंकि जो आज आर.के. सिंह ने जो बात कही है वो इसी तरफ इशारा करता है कि उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक प्रधानमंत्री की चुप्पी का सवाल है, तो आप हमें ये बताइए प्रधानमंत्री के समक्ष जब तक पूरे साक्ष्य, जब तक पूरे तथ्य, ये टुकड़ों में आ रहा है, इट इज कमिंग इन पीसेस, पीस मिल में कोई चीज अगर आएगी, उस पर एक आप कॉम्प्रिहेंसिव फैसला नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जब, देखिए प्रधानमंत्री अभी तक तो बोले नहीं है, क्यों नहीं बोले हैं? लेकिन ये सवाल 10 दिन से ज्यादा हो गए इस पूरे मामले को सामने आए हुए, न सरकार जांच कराने की बात कर रही है, न सरकार ये कह रही है कि उसे क्लीन चिट दिया जाएगा। कुछ तो स्पष्ट करे कि क्या, किस तरफ जा रही है सरकार। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जो अभी तक भारत की परंपरा रही है, वैसे प्रधानमंत्री नहीं है, ये बात मान करके चलनी चाहिए। ही इज कमिंग फ्रॉम ए डिफरेंट स्कूल, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और देश की जनता ये भी नहीं भूली है कि उन्होंने जनता को प्रॉमिस किया है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो वादे किए थे, इसलिए थोड़ा इंतजार तो कीजिए ना। ऐसा नहीं होता, गालिब का एक शेर है ना कि मस्जिद के जेरे साया खराबात चाहिए और भौं पास आंख किबला हाजात चाहिए। और आशिक हुए हैं आप भी एक और शख्स पर, ऐसी आखिर सितम की कुछ तो मुकाफात चाहिए। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि आप इधर मांग करें और उधर चीज हाजिर हो जाए। विदेश मंत्री का मामला है, एक राज्य की मुख्यमंत्री का मामला है, आप ये देखिए ना। इसलिए आप इसको, आज हमने ये मामला उठाया और कल इसका फैसला हो जाए, ये संभव नहीं है और लोकतांत्रिक राजनीति में संभव नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ऐसा ही मामला जैसा कि दुष्यंत सिंह और ललित मोदी की कंपनी के बीच है, ऐसा ही मामला 1956 में साहू मुंद्रा एयरवेज एंड LIC, जो पुरानी गलती हुई, गलती नहीं, मैं सिर्फ ये बताइए, जो पुरानी गलती हुई, क्या अगर उसी को हम दोबारा कर देंगे तो गलती सही हो जाएगी? गलती नहीं कह रहा हूँ मैं, गलती नहीं, आप पूरी बात तो सुनिए ना। LIC चूंकि सरकारी कंपनी थी और ये मामला किसने उठाया था? ऐसा ही मामला था, जैसा है ना कि इतने ज्यादा प्रीमियम पर
दुष्यंत की कंपनी के शेयर ललित मोदी ने खरीद लिए तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन चूंकि वहाँ सरकारी कंपनी थी, LIC ने साहू मुंद्रा एयरवेज के शेयर्स उन्होंने खरीदे नहीं थे, उन्होंने लोन दिया था 1.25 करोड़ रुपए का उस जमाने में, लेकिन 1.25 करोड़ रुपया बहुत होता था। उसकी जांच की मांग किसने की थी? फिरोज गांधी ने, जो पंडित नेहरू के दामाद थे और उस संयोग से वो इंडियन एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर भी थे। उन्होंने ये संसद में जब मांग की तो TT कृष्णामाचारी को पंडित नेहरू ने हटाना पड़ा था और MC चावला के नेतृत्व में एक जांच आयोग बना था। उसने 22 दिन में, अभी तक रिकॉर्ड, उसने 22 दिन में अपनी रिपोर्ट दी थी। और लेकिन वो मामला जब हाई कोर्ट में गया तो TT के कृष्णामाचारी के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन वापस आ गए। राकेश कपूर जी, एक होता है लीगल ग्राउंड, दूसरा होता है मॉरल ग्राउंड। हम 1956 की बात करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि 2015 की बात करें, जहां ट्रांसपेरेंसी की ज्यादा बातें हो रही हैं और जनता ज्यादा अवेयर है। और जब एक मामला सामने आया है और जब एक इतने ईमानदार और ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाले प्रधानमंत्री हमारे सामने हैं, जिनका उदाहरण हमारे सामने है, तो जनता उम्मीद करेगी ना कि एक बेहतर मिसाल पेश की जाए। क्या ये बेहतर मिसाल पेश की जा रही है सरकार की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो जैसा भी सब कुछ चल रहा है, और क्या अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में विपक्ष की आवाज शांत हो सकती है? देखिए, ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस का है ही नहीं। कांग्रेस अगर इस बात को ज्यादा उछालती है तो उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आप बिहार में लालू यादव, जो कि घोषित अपराधी हैं भ्रष्टाचार के, उनके साथ आप गठबंधन करके चुनाव में उतरते हैं, उनको आप अपना साथी बताते हैं। उधर मत जाइए, वो उधर एक नहीं जा अलग रहा इशू है, हूं। वो अलग इशू है। किसी दिन जब हम बिहार पे चर्चा करेंगे तो इस पे आप बात करेंगे। वो बिहार के इलेक्शन की बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं जहां तक मॉरलिटी की बात कर रहा हूँ, मॉरलिटी का प्रश्न बनता है, निश्चित रूप से बनता है। सुषमा स्वराज जी के लिए भी बनता है और वसुंधरा राजे के लिए तो निश्चित रूप से बनता ही है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि श्रीमती सुषमा स्वराज को ये जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज SIT ने, आज एक और बड़ी खबर आई है कि SIT ने ED से इस पूरे काले धन मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है। क्या हम ये मान सकते हैं कि SIT ने जो ED से काले धन के मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है, उसका इन सब मामलों से भी कोई ताल्लुक हो सकता है? इस तरफ भी वो कुछ तो काले धन का मामला है, वो बिल्कुल निश्चित रूप से हो सकता है और उसका इशारा इधर भी होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन हम गफलत में ना रहें। देखिए, बार बार जो ये गफलत हो रही है ना कि रेड कॉर्नर नोटिस, एक ये भी खबर आई है कि जो इंटरपोल के एक्स चीफ हैं, उन्होंने कहा रेड कॉर्नर नोटिस किसी तरह का कोई नोटिस जारी, रेड कॉर्नर नोटिस, लेकिन ब्लू कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस तो ED जारी करता है, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस किसके लिए जारी करते हैं भाई? जहाँ तक मैं कोई कानून का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरा 35-40 वर्ष का जर्नलिज्म का अनुभव है उसके आधार पर कह सकता हूँ, रेड कॉर्नर नोटिस उसके लिए जारी होता है जिसके बारे में हमें पता ना हो कि वो आदमी भाग जाएगा, ये देश छोड़ के वो देश छोड़। लेकिन ललित मोदी तो लंदन की सरकार से आग्रह कर रहा है कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। बस एक छोटा सा सवाल मैं जो आज RK सिंह ने उठाया है, उसी सवाल के साथ मैं अपना खत्म करना चाहती हूँ ये डिस्कशन। वो ये कि उन्होंने मांग किया है कि ललित मोदी भगोड़े हैं, उन्हें देश में ले आया जाए और देश के कानून के मुताबिक उन्हें सजा दिलाई जाए। क्या ये मांग सरकार पूरी करेगी? निश्चित रूप से पूरी करनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। अगर आपने खबरें देखी हो पूरी, तो ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उसका पासपोर्ट रद्द किया जा रहा है और वित्त मंत्री, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कांग्रेस से बीजेपी का मामला, वित्त मंत्री ने क्या कहा है? वित्त मंत्री ने कहा इट इज ए कॉमर्शियल डील। वित्त मंत्री जब ये बात, ऑफ कोर्स इट इज ए कॉमर्शियल डील। नहीं, लेकिन आज तो ये भी बयान आया है कि कल के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है, मैंने उसको रिपोर्ट किया है, उनके बयान को, वो तोड़ा नहीं है। उसमें उन्होंने कहा था इट इज ए कॉमर्शियल डील। और जब दो कंपनियों के बीच में कॉमर्शियल डील होती है, उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला या तो करेगा कॉर्पोरेट मंत्रालय का, जो वित्तीय अपराध का एक विशेष शाखा होती है, चर्चा के लिए वक्त कम है राकेश, अथवा ED, और ED कर रहा है। राकेश जी, हमारे पास चर्चा के लिए फिलहाल वक्त कम है, लेकिन कम से कम आपसे बातचीत करके ये उम्मीद ज़रूर बंधी है कि आने वाले दिनों में ये मामला आगे बढ़ेगा और सरकार इसकी एक ट्रांसपेरेंट जांच करवाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र गुजरात में भारी बारिश।
अफगानिस्तान में बार बार आतंकी हमले, किसका मकसद, किसकी चुनौती, भारत के लिए क्या है सबक। देखिए देश देशांतर अफगानिस्तान में हमले, आज रात 8:30 बजे। और अब खबर दिल्ली से है। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन दिल्ली सरकार ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। विपक्ष की मांग के बाद फर्जी डिग्री मामले में तोमर के मसले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सफाई दी। तोमर की आड़ में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से भी अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करने की मांग कर डाली। मुझे धोखे में रखा गया, ऐसे ही लगता है कि उनके अपने मंत्री भी प्रधानमंत्री जी को धोखे में रख रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को जिन जिन मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जैसे सुषमा जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, उन सबको मंत्रिमंडल से हटा और उनकी भी सबकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी के तीनों विधायक विरोध प्रदर्शन करने लगे। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा मुख्यमंत्री के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद अध्यक्ष ने मार्शलों को बुलाकर उन्हें सदन से बाहर कर दिया। मैं मार्शल तुरंत बाहर करें, मार्शल तुरंत बाहर करें, लेके जाए बाहर मार्शल। ओपी शर्मा को बाहर करने के बाद बीजेपी विधायक विरोध करते रहे और वेल में बैठ गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के बाहर भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल पर वादा खिलाफी करने और दागी विधायकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें भी छोड़ी। आप लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त, आपका मंत्री जेल में है, आप नैतिकता के आधार पर मुझसे आवाज नहीं निकाल रहे हैं। एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है, एमसीडी के वृद्धावस्था पेंशन और विडो पेंशन नहीं दी जा रही है बेचारों को 1 साल से, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। तो केजरीवाल जो अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो नारे देकर आए थे और आज उसका उल्टा कर रहे हैं। दोबारा सदन शुरू होने पर पटल पर 21 संसदीय सचिवों को पोस्ट ऑफ प्रॉफिट के बाहर करने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव के मुताबिक 21 संसदीय सचिव लाभ के पद से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा नेताजी सुभाष इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 2015 पेश किया गया। इस बिल के तहत इसे एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही दिल्ली शहरी आश्रय विकास संशोधन विधेयक 2015 पेश किया गया। अन्नू दीवान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार बजट सत्र में व्यस्त है और डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों का हाल बेहाल है। सरकार के अल्टीमेटम के बावजूद डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे और इसके बाद सरकार ने एस्मा लगा दिया। डॉक्टर्स और सरकार की तनातनी के बीच मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से अपनी सुरक्षा सुविधा जैसी 19 मांगों को लेकर दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। केजरीवाल सरकार ने मंगलवार 11 बजे दिन तक चेतावनी जारी कर हड़ताली डॉक्टरों को काम पर लौट आने के लिए कहा था, लेकिन हड़ताल न रोकने पर सरकार ने एस्मा लगाने का फैसला किया है। मेरी अपील है कि सभी डॉक्टर्स इमीडिएटली अपनी ड्यूटी पर आ जाएं और सरकार ने अदरवाइज एस्मा लगा दी है और इसको सख्ती से निपटाया जाएगा। दिल्ली सरकार और डॉक्टरों की कश्मकश में मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में मरीजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस हालात को कंट्रोल करने में हमारे पास कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए बीच का कि हम अपनी डॉक्टर्स की मांगों को भी पूरी करें और इन पेशेंट्स को भी देखें जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे इस हालत में आते हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की 19 मांगों को सरकार ने मान लिया है, लेकिन हड़ताली डॉक्टर लिखित आश्वासन पर अड़े हैं। ऐसे में सरकार आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा का इस्तेमाल करके हड़ताल को रोकना चाहती है। इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वो अवैध और दंडनीय होगा। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। बनर्जी के बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए मामला दर्ज करने की मांग की है। अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को विपक्षी दलों और विरोधियों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी इसी बयान के बाद
विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये किस प्रकार का भाषा है? ये तो तालिबानी भाषा है। क्या बंगाल में इसी प्रकार से राजनीति चल रही है? क्या इसी प्रकार से जो लोग अपोज करते हैं, ऑपोजिशन का काम अपोज करना है, उसके हाथ और उंगली काट दिया जाएगा, उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी? इस प्रकार से अगर राजनीति चल रही है तो ये बहुत दुखद विषय है। लोकसभा के सदस्य हैं और इस तरह की भाषा जिसके बारे में भी कह रहे हैं वो वोटर हैं, उस क्षेत्र के वोटर हैं, उनके बारे में कहना कि आंख निकाल देंगे और बाजू काट देंगे तो बहुत ही निंदनीय है। ये तो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ते वहाँ पे, बल्कि जो अभी वहाँ पे कंप्लेन करे जाएंगे उनको पकड़े जाएंगे। आप अगर होम सेक्रेटरी को बोलो तो वो कहेंगे कि ये कौन वीडियो उठाया है, उसके बारे में हमारा जांच होना चाहिए कि वीडियो में आ गया कैसे। अभिषेक बनर्जी इन दिनों बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं और वे विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वो पहले भी अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहमति नहीं बनी तो वो संसद का संयुक्त सत्र बुलाने से पीछे नहीं हटेगी। अमेरिकी दौरे पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च में कहा कि अगर विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि इसका पारित होना अगले चरण के आर्थिक सुधारों और विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि जेटली ने भरोसा जताया कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद इस पर आम सहमति बना ली जाएगी। संसद की संयुक्त समिति भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सभी पक्षों से रायशुमारी में जुटी हुई है और कांग्रेस ने जेटली के बयान पर सरकार के अड़ियल रुख का हवाला दिया है। अब इससे स्पष्ट होता है कि इनमें राजनीतिक ईमानदारी नहीं है और ये किसान के और गरीब के हित की नहीं सोचते, देश की खाद्य सुरक्षा की नहीं सोचते और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बहुमत केवल होना लोकसभा में इसके ये माने नहीं कि बाकी सब मत रद्द कर दिए जाएं और संवेदनशीलता सरकार ना दिखाए। मेडिकल की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। सीबीएसई ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है। अब ये परीक्षा 25 जुलाई को होगी। पेपर लीक होने और बड़े पैमाने पर नकल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर दोबारा टेस्ट कराने का आदेश दिया था। हालांकि सीबीएसई ने इतने कम वक्त में फिर से परीक्षा कराने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद कोर्ट ने बोर्ड को थोड़ी मोहलत देते हुए 17 अगस्त तक नतीजे घोषित करने का आदेश दिया था और अब सीबीएसई की परीक्षा का तारीख आ गई है। और अब बात मानसून की। मानसून धीरे धीरे मध्य भारत की ओर पहुंच रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। यातायात पर असर से मुंबई के लोग बेहाल हैं, जबकि असम में बाढ़ से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया है। मुंबई से सटे राजगढ़ जिले में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। खराब मौसम की वजह से मुंबई की सभी उड़ानें देर से चल रही हैं, जबकि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के संचालन पर भी असर पड़ा है। हर साल इधर पानी जमा होता है। बीएमसी कुछ करता नहीं है। बीएमसी को दिखता नहीं, बीएमसी का ऑफिसर कहीं घूमता नहीं है। ये आपको इतना तकलीफ होता है कि पूछो मत। इधर है और हाईवे का टर्निंग के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। On an average, in the last 2 days, we have received 17 to 18 centimeters per day of rainfall, and water level in many rivers has increased. However, we have kept our officers in all the headquarters. असम में बाढ़ के हालात में कोई सुधार नहीं आया है। बारपीटा, धीमाजी, तिनसुखिया और लखीमपुर जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है। यहाँ लगभग 72 गाँव में करीब 27,000 लोग बाढ़ में फंसे हैं। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में मॉनसून के दौरान पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। यहाँ मौसम खुशगवार है और लोग बारिश का मजा लेने के लिए आ रहे हैं। I'm just enjoying the view over here, the clouds over here. The weather changes in 1 minute, in 5 minutes. Sometimes it's sunny and sometimes it's rainy. It is very enjoyable. मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रह सकती है।
जबकि मॉनसून का उत्तर भारत की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रस्ताव का विरोध किया है। भारत ने लश्कर आतंकी ज़की उर रहमान लखवी को रिहा किए जाने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। भारत ने लखवी को छोड़े जाने को वैश्विक नियमों का उल्लंघन बताया था। इस पर प्रतिबंधों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठक हुई। बैठक में लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा जाना था, लेकिन चीन के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत के पास सबूतों की कमी है और इसलिए प्रस्ताव गैर जरूरी है। Government had taken up the issue of the violation of the 1267 sanctions regime in respect of Zaki ur Rahman Lakhvi. Our concerns in this matter were conveyed to the chair of the 1267 committee, which is currently headed by the PR of New Zealand. We also raised this bilaterally with the other members of the committee. In the case of China, this matter has been taken up at the highest political level. उधर भारत ने कल अफगानिस्तान की संसद पर हुए हमले के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र में इस मसले को उठाते हुए भारत ने कहा कि ऐसे हमले सीमा पार की मदद के बिना मुमकिन नहीं हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी अफगानिस्तान की संसद पर आतंकवादी हमले के मसले को उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के लिए सहयोग मिशन में कहा है कि भारत अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले से चिंतित है। अफगानिस्तान के गृह मंत्री के मुताबिक वहां इस समय 7,180 विदेशी आतंकवादी मौजूद हैं। पिछले साल की तुलना में आतंकवादी हमलों में 45% का इजाफा हुआ है, जो भारत और दुनिया भर के लिए खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी का कहना है कि ये आंकड़े भारत और दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अफगानिस्तान के स्थायित्व और सुरक्षा को आतंकवाद से खतरा है, न कि विभिन्न स्थानीय समुदायों के बीच टकराव से। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान और आईएस के बीच होड़ शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हिंसा और आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसने देश की हालत को और बदहाल बना दिया है। There also remains concern that ISIL, referred to in Afghanistan as Daesh, is seeking to establish a foothold. This demands greater regional involvement and collaboration to address this shared threat. इस साल अप्रैल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति दिल्ली आए थे। यहां उन्होंने भारतीय व्यवसायियों से वहां निवेश की अपील की थी। भारत ने अफगानिस्तान में $2.8 अरब का निवेश कर रखा है। भारत के व्यवसायी वहां व्यवसाय कर रहे हैं, जो और ज्यादा सक्रिय होना चाहते थे, लेकिन अब हिंसा और आतंकवादी घटनाओं ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाली सिस्टर निर्मला का आज निधन हो गया। सिस्टर निर्मला को मदर टेरेसा के बाद इस संस्था का प्रमुख बनाया गया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने शोक जताया है। हम आपको बता दें कि 81 साल की सिस्टर निर्मला का लंबे समय से बीमार थी और उनके पार्थिव शरीर को बुधवार को मदर हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।